हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना एकेडमी गुरुकुल में। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बेटा। अब इसे जैसे चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आपने 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, न्यूटन बाबा के बारे में पढ़ा है ना। तो बेसिकली हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जो फोर्स के जितने भी लॉज हैं, जब फोर्स का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, 8th में पढ़े, 9th में पढ़े हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, किसके द्वारा गिवन है? न्यूटन बाबा के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन बाबा के द्वारा। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम ही रख दिया गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि इन्होंने जो अपने लॉज दिए तो अकॉर्डिंगली इस चैप्टर का नाम रख दिया गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। अब इस चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ना है। फोर्स क्या होता है सबसे पहले बता दो हमें, फोर्स क्या होता है। 8 में क्या पढ़ा था? पुश और पुल। 9th में भी लगभग यही पढ़ा था। 11th में समथिंग थोड़ा डिफरेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस ये है, मैं बताऊं कि फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी में चेंज लाना है, वेलोसिटी में चेंज लाना है, आई मीन अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है और इसका वेलोसिटी इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, तो हमें उस पर क्या अप्लाई करने का पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना है, कौन सी वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी, जिससे वो ऑब्जेक्ट उस इंस्टेंट पे मूव कर रहा था, उस इंस्टेंट पे हमें अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा बेटा? फोर्स। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स। ओके ना। तो फोर्स का सबसे बेसिक फंडा यही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज लाना है, चाहे वो डायरेक्शन में चेंज लाना हो, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज लाना हो या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज लाना हो, तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स का तो हम समझ लिए क्या होता है, पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखिए, दो प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहला कांटेक्ट फोर्स। क्या होता है बेटा? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा आप लिख लो। कहां लिखते हैं? ये भी लिख दें, चलो यहां लिखते हैं। दूसरा फील्ड फोर्स, या फिर फील्ड फोर्स। क्यों? अभी देखते हैं। फील्ड फोर्स का दूसरा नाम है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट तो दूसरा नाम, नॉन कांटेक्ट ऑब्वियस ही बात है। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या नाम है बेटा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अच्छा बताओ, सोचो कि जब जैसे कि एक बहुत बेसिक से एग्जांपल क्या पढ़ते हैं कि न्यूटन बाबा ने क्या देखा था कि सेब उनके सामने गिरा था, फिर उन्हें ग्रेविटेशन की खोज, ग्रेविटेशन के लॉज हैं उसकी खोज किया, बताया कि ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है, कैसे होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें बताओ कि अगर फिर हम उसी चीज को सोचते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर हमें ऊपर से गिरा रहा है, छत पर कोई खड़ा है, ऊपर से बॉल फेंका नहीं, सिंपली ड्रॉप किया उसने। ड्रॉप करना फेंकने में डिफरेंस है। ड्रॉप किया मतलब उसको छोड़ा, फ्रीली छोड़ा, यानी कि उसकी यू जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ड्रॉप किया। अब उस बॉल को ड्रॉप किया उसने, बॉल नीचे आएगा, बॉल नीचे आएगा। अब देखो उसको ड्रॉप किया गया है, यानी कि उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है ना। अगर हम इस मार्कर को ऐसे ड्रॉप करेंगे, ऐसे ड्रॉप किए, तो ड्रॉप करते समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यानी कि यू जीरो है। अब सुनो, लेकिन जब ये बॉल, ये मार्कर नीचे आएगा, तो क्या इसकी वेलोसिटी जीरो होगी? नहीं, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। जितने नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी इतनी तेज होगी। अगर सोचो कि कोई फर्स्ट फ्लोर से जंप कर रहा है या कोई फिफ्थ फ्लोर से जंप कर रहा है, तो नीचे आता है तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? जो ये तो काइनेमेटिक्स में पढ़े भी हैं मोशन में, कि जो फिफ्थ फ्लोर से जंप करेगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। दिस मींस वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, यानी कि समथिंग क्या लग रहा है उस पे? फोर्स। हमने अभी बताया ना कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में चेंज लाना हो तो क्या अप्लाई करना पड़ता है बच्चों? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जब हमने उसको ड्रॉप किया, यू जीरो है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, यू इनिशियल वेलोसिटी। अगर हमने बॉल को ड्रॉप किया, यहां पे हम साइड में देखते हैं, यहां से बॉल को ड्रॉप किया हमने, तो इसकी यू कितनी होगी? जीरो होगी। फिर ये बॉल नीचे आएगा तो यहाँ पे इसके यू इंक्रीज हो जाएगी, जीरो तो होगी नहीं। अगर जीरो रहती तो फिर मूव ही नहीं करता। यू जीरो यानी कि वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी को भी से लिखते हैं, यहाँ पे यू इसलिए लिख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी जीरो ही रह जाए किसी ऑब्जेक्ट की तो मूव ही नहीं करेगा ना, सिंपल ही बात है। लेकिन ये बॉल मूव कर रहा है, नीचे आ रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज होते जा रही है।
जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी v होगी, कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, समथिंग कुछ भी हो, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यानी कि इस पे क्या अप्लाई हो रहा है? फोर्स। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज लाना हो तो उस पे क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। चाहे वो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज लाना हो या फिर उसके डायरेक्शन में। यहां पे इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है तो इसमें क्या लग रहा होगा? फोर्स। अब कौन सा फोर्स लग रहा होगा? बेसिक सा बात है, सबने पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल। जो यहाँ पे अर्थ है वो क्या लगा रहा होगा? इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इसका मास m है तो पढ़े हैं हम लोग सब, एक बार बताता हूं, फिर से पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसे फोर्स लग रहा होगा mg, m इंटू जी, इसके वेट के इक्वल m इंटू जी फोर्स लग रहा होगा इस पे, ठीक है, दैट इज इट्स वेट, इस ऑब्जेक्ट की वेट m इंटू जी, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। और किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा। तो ये कौन सा फोर्स होगा बेटा? ये कौन सा फोर्स होगा? ये फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें बताओ, क्या इस समय ये बॉल, जिस समय इस पे बॉल पे फोर्स लग रहा है, या फिर ये बॉल जिस समय इस पे फोर्स लग रहा है mg, तो क्या ये अर्थ इसमें फोर्स लगा रहा है? हाँ लगा रहा है सर। तो क्या अर्थ इसके कांटेक्ट में है? अभी कांटेक्ट में है क्या? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है। बॉल तो ऊपर है, यहां भी ऊपर है, फिर भी फोर्स लग रहा है, यानी कि यहां पे जो बॉल है कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं है। कांटेक्ट में नहीं है तो कैसा फोर्स होगा? ये नॉन कांटेक्ट फोर्स। कैसा फोर्स होगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो एग्जांपल क्या होगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स को ही बोलते हैं फील्ड फोर्स। यानी फील्ड क्या था? फील्ड का मतलब क्या है कि क्रिकेट का फील्ड है तो बहुत बड़ा फील्ड है। फील्ड मतलब डिस्टेंस से, काफी डिस्टेंस से फोर्स लगे, उसमें ये मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में ही हो। तो देखें यहाँ पे फील्ड फोर्स या नॉन कांटेक्ट फोर्स का पहला एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा और एग्जांपल सोच के बताओ बेटा, इसका दूसरा एग्जांपल सोच के बताओ आप, दूसरा एग्जांपल सोच के बताओ। 10th में क्या पढ़ा हमने? थोड़ा सा पढ़ा है। क्या पढ़ा? कि दो चार्ज हैं, अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या फिर निगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को भी रिपेल करते हैं, या फिर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। तो जरूरी थोड़ी कि दोनों चार्जेस पास में कांटेक्ट में होंगे तभी उन पर फोर्स लगेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक चार्ज यहां पे, एक चार्ज यहां पे दूरी पे है, तो दोनों में क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चाहे वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, या फिर रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी कांटेक्ट में होना, चार्ज का कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। तो कैसा फोर्स होगा ये? कैसा फोर्स होगा बेटा? फील्ड फोर्स या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो दूसरा एग्जांपल क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिमिलरली मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो जरूरी थोड़ी कि जो दो चुंबक हैं वो जब पास पास होंगे, बिल्कुल कांटेक्ट में होंगे तभी उन पर फोर्स लगेगा, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो तो दूर से ही फोर्स लगा लेते हैं ना, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे दूर से ही फोर्स लगा लेते हैं। तो कैसा फोर्स होगा? वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा या फिर फील्ड फोर्स होगा। तो यहां पर लिखो तीसरा एग्जांपल, क्या लिखेंगे बेटा? बताओ। मैग्नेटिक फोर्स। क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। एक्साइटेड रहिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लेजीनेस नहीं लाना अपने अंदर, ठीक है ना, पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। अच्छा कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल की बात करते हैं, बताओ। ये एग्जांपल लिखा हूं मैं, ठीक है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि इससे क्या करोगे इसका डेफिनेशन लिख के, ठीक है ना, ये तो आप भी लिख लोगे, नर्सरी में थोड़ी हो कि एक एक चीज डेफिनेशन लिखा हूं मैं, आपको मेहनत समझना, ठीक है ना। जहां पर जरूरत पड़ेगी डेफिनेशन की वहां पर मैं लिखवाऊंगा जरूर, लेकिन इसका डेफिनेशन मुझे लगता है जरूरत है तो इसको स्किप किया मैंने। अच्छा इसका एग्जांपल बताओ, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल बताओ बेटा, कांटेक्ट फोर्स का बताओ। चलो सोचते हैं एक कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम फर्श पे रखें या कहीं भी किसी भी टेबल पे रखें, टेबल पे हमने एक बुक रख दिया, अब उस बुक को हम पुल करेंगे या पुश करेंगे, तो टेबल उस पर फोर्स लगाएगा, किधर? उसके मोशन के अपोजिट में। कौन सा फोर्स लगाएगा बेटा? पढ़े आप लोग, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स, हाँ या ना, जो वेलोसिटी के अपोजिट में होगा, उसके मोशन के अपोजिट में होगा, हाँ या ना, उसके मोशन के अपोजिट में होगा। आगे बात समझ में? तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि जब तक टेबल और बुक के सरफेस कांटेक्ट में नहीं होंगे, तब तक
फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता है, तब तक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता है। सिमिलरली हवाई जहाज जब उड़ता है तो हवा के द्वारा उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है सर? हाँ लगता है। तो हवा और हवाई जहाज के जो बॉडी के पार्ट्स हैं दोनों कैसे होते हैं? कांटेक्ट में होते हैं। कैसे होते हैं? कांटेक्ट में। तो फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है? जब दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हो? कांटेक्ट में हो। कैसे हो? कांटेक्ट में हो। तो कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या होगा? बताओ बताओ क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है बेटा। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल बताएं। दूसरा एग्जांपल बताएं। चलो सुनो, एक और फोर्स का नाम सुना होगा आपने, और नहीं सुना होगा तो अभी पढ़ते हैं, ठीक है ना? कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम टेबल पे रखे हैं, फिर से वही एग्जांपल कि एक बुक है, उसको हमने टेबल पे रख रखा है। ऐसे देखो, टेबल पे रख रखा है एक बुक को हमने, ये टेबल है हमारा, इस पे एक बुक है, ये बुक है हमारा, ठीक है? तो इस टेबल, इस पे क्या लगा रहा होगा? ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। यार इसको पढ़ेंगे, अब डिटेल में पढ़ेंगे कि नॉर्मल फोर्स कितना होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, वो सब पढ़ेंगे डिटेल में। काफी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, ठीक है ना? बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। और मैं बताऊं कि इस हम जो भी पढ़ेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा हम न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे, ताकि वो एग्जाम ओरिएंटेड हो, ठीक है ना? आपका नीट में, जेई में, इस सब में काम आए हो, ठीक है ना? एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज भी करेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ठीक है? ताकि अच्छा लगे मुझे भी, मैं भी और आगे वीडियो बनाऊं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए वीडियो, ठीक है? ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। तो दूसरा फोर्स, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कैसे? ये जो टेबल है क्या लगा रहा होगा बुक पे? ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। एक सोचो, अभी पढ़ेंगे आगे, जब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू होती कितनी है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। क्या वो mg के बराबर में होता है, mg से ज्यादा होता है, कम होता है, किस पर डिपेंड करता है, सब पढ़ेंगे, ठीक है? फिलहाल देखो, तो नॉर्मल फोर्स क्या हो गया? कौन सा फोर्स हुआ बेटा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कौन सा फोर्स हुआ? कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स हुआ? कांटेक्ट फोर्स। यानी कि जब टेबल और बुक कांटेक्ट में होंगे तभी तो टेबल बुक पे क्या लगाएगा? नॉर्मल फोर्स, ठीक है? अगर बुक हवा में है, तो टेबल उस पर नॉर्मल फोर्स थोड़ी लगा पाएगा? बिल्कुल नहीं लगा पाएगा सर, बिल्कुल नहीं लगा पाएगा। जब बुक और टेबल कांटेक्ट में होंगे तभी इन दोनों में क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स। तो बेसिकली ये आज हमने पढ़ा कि कांटेक्ट फोर्स के दो एग्जांपल, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स। फील्ड फोर्स को क्या दूसरा नाम क्या? नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसका एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बेटा? तो ये आपको मैंने समझाया, इसको नोट करें, इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करें, आप लोग नोट करें, इसको नोट करें, ठीक है बेटा? मैं अब रब करता हूं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मैं रब करता हूं, ठीक है? और एक्साइटेड रहिए, ठीक है? पढ़ने के लिए अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल ब्रेन खोल करके, ठीक है ना? कॉपी पे लेकर बैठो, समझो, करो, लिखो। ऐसे नहीं केवल वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना? केवल वीडियो देखने से भी कोई फायदा नहीं होता बेटा। वो इधर से सुनोगे, इधर से निकल जाएगा, ठीक है ना? आप साथ साथ लिखते भी रहो, साथ साथ लिखते भी रहो, ताकि आपको फिर से जब देखो कॉपी को तो आपको चीजें याद आ जाए, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, अब देखो, आपने पढ़ा होगा एक, ये सीलिंग है या फिर रूफ है, यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है, इसको बांध रखा है। सुनना ध्यान से, इस मास को हमने इस रस्सी से, स्ट्रिंग से बांध रखा है। ये स्ट्रिंग है, और हाँ, स्ट्रिंग have some mass, strings have some mass, ठीक है? अभी पढ़ेंगे कि हम जो भी एग्जांपल लेंगे ना, जनरली हम उसमें कंसीडर करेंगे जो स्प्रिंग है या फिर पुली है। पुली क्या होता है आगे पढ़ेंगे, वो मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। क्या पढ़े, क्या होता है, सब आगे करेंगे डिस्कस। फिलहाल समझो पढ़ते क्या है। यहां पे देखो, अब ये मास m है, ये मास m है, तो देखो इस पे नीचे की तरफ फोर्स एक लग रहा होगा, पढ़ेंगे इसको और डिटेल में, जब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। नीचे mg लग रहा होगा, ठीक है? थोड़ा सा बता देता हूं, पहले ही बता देता हूं मैं। अब ये जो मास, जो ऑब्जेक्ट का मास m है, अभी रुका हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का मास रुका, ये ऑब्जेक्ट m रुका हुआ है यहां पे, यानी कि इस पर नेट फोर्स 0 है। थोड़ी सी समझो, फिर पढ़ेंगे अभी और डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे, 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो उसे हम करेंगे, इसको विद प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? अभी समझो,
इसमें एक mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, mg कहां लग रहा होगा, नीचे की तरफ, लेकिन ये रुका हुआ है, रुका हुआ है, यानी कि इसमें नेट फोर्स 0 है। अब ऐसे सोचो ना कि हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हमको कोई पीछे से धक्का दे दे तो हम आगे गिर जाएंगे ना, या आगे से धक्का दे दे तो हम पीछे गिर जाएंगे ना। अगर हम रुके हुए हैं तो हम पर नेट फोर्स कितना है, 0 है, नेट फोर्स कितना है, 0 है। तो देखो यहाँ पे ये mg लग रहा है नीचे की तरफ, तो ऊपर में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी ये रुका हुआ है। और वो फोर्स कौन लगा रहा होगा, वो फोर्स कौन लगा रहा होगा, एक ही चीज हमें दिखाई दे रहा है सर, एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये जो मास m है ना, वो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो स्ट्रिंग इसे फोर्स लगा रहा होगा। स्ट्रिंग क्या लगा रहा होगा सर, फोर्स लगा रहा होगा। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के तरफ जो फोर्स लगाया जाएगा उसको बोलेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, टेंशन फोर्स। क्या कहलाता है, टेंशन फोर्स। क्या कहलाता है, टेंशन फोर्स। तो जो स्ट्रिंग है वो इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहा होगा, टेंशन फोर्स। क्या लगा रहा होगा, टेंशन फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, जितने भी एनएलएम कहे तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम में जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, शायद ही कोई न्यूमेरिकल हो जिसमें टेंशन फोर्स कहीं ना आए, पुली ना आए। हर में आता है, सारे क्वेश्चंस में आते हैं, मैक्सिमम मतलब 75% क्वेश्चन में तो टेंशन फोर्स आ ही जाएगा आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, समझिए, ठीक है। टेंशन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है सर, टेंशन फोर्स लग रहा होगा। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, और डिटेल में समझते हैं सर। जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा, कौन लगा रहा होगा सर, स्ट्रिंग लगा रहा होगा। किस पे लगा रहा होगा, मास एम पे लगा रहा होगा। किस पे लगा रहा होगा सर, मास एम पे लगा रहा होगा। किधर लगा रहा होगा, फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन भी होता होगा सर। फोर्स अगर मैं बोलूं कि मैं इसको आगे की तरफ धक्का दे दिया, ठीक है, तो उसको फोर्स किधर लगाया मैंने, आगे, मैंने पीछे धक्का दिया, किधर फोर्स लगाया, पीछे, यानी फोर्स का डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो फिर देखो, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा होगा, तो स्ट्रिंग फोर्स का जो स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा है जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स का कोई ना कोई क्या होगा, डायरेक्शन होगा। क्या होगा, डायरेक्शन होगा। क्या होगा, डायरेक्शन। ये डायरेक्शन इस यहाँ इस पॉइंट पे लग रहा होगा, फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा होगा। किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। टी फॉर टेंशन फोर्स, टी फॉर टेंशन फोर्स। क्या लग रहा होगा, टेंशन फोर्स। कहां लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। कहां लग रहा होगा बेटा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन फोर्स। अब देखो टेंशन फोर्स यहां पे लिख लो, एक्ट्स along the रोप, along the रोप, यानी कि रोप ऊपर की तरफ, रोप का सेंटर ऊपर की तरफ है, तो फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे हम टेंशन फोर्स की बात करें, ऊपर वाले पॉइंट पे टेंशन फोर्स की बात करें, तो ऊपर वाले पॉइंट पे टेंशन फोर्स कहां लग रहा होगा, नीचे। कहां लग रहा होगा, नीचे, यानी कि रस्सी का डायरेक्शन में, रस्सी इस पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट के लिए देखो, रस्सी किधर है, नीचे, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे। इस वाले पॉइंट पे रस्सी किधर है, ऊपर, तो फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर। क्लियर, हाँ, ठीक है ना बेटा, समझ गए, हाँ। यहां पे अब देखो, सुनो एक चीज अभी पढ़ेंगे। यहां पे हम जो कंसीडर किए रस्सी, यहां भी टेंशन फोर्स टी है, टेंशन फोर्स टी है, यहां भी टेंशन फोर्स टी है। यहां पे स्ट्रिंग हैव सम मास, रियल केस में स्ट्रिंग के पास मास होता है, रियल केस में स्ट्रिंग के पास मास होता है, लेकिन जो हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में, वो हम कंसीडर करेंगे स्ट्रिंग के पास मास नहीं। अगर स्ट्रिंग के पास मास, सुनो, अगर स्ट्रिंग के पास मास होता, ठीक है, तो एज्यूम करो यहां पे अगर हम टेंशन फोर्स निकालते, यहां पे इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स जब निकालते, तो इसका mg, इसका वेट प्लस इस रस्सी का जो स्ट्रिंग है उसका भी तो वेट होता कुछ ना कुछ, टोटल वेट के बराबर यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा होता। तो ये टी और ये टी इक्वल नहीं होते, यहाँ पे T1 होता, यहाँ पे T2 होता। समझ गया ना बात, आई बात समझ में। यहाँ पे मास m है, अगर इस स्ट्रिंग का कुछ मास होता है m1 सपोज करो, तो उसका भी कुछ वेट होता m1g। कहां होता, नीचे की तरफ होता, वेट तो नीचे की तरफ होता है सर, इसका वेट m1g होता। तो अगर वेट यहाँ पे m1g होता, तो इस पॉइंट पर हम टेंशन फोर्स निकालना होता। अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जब एनएलएम का जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो इस पॉइंट पर टेंशन फोर्स निकालना होता, तो हम क्या करते हैं, इसका वेट प्लस इस स्ट्रिंग का वेट बराबर। तो अगर यहाँ पे टेंशन फोर्स टी है, केवल इसके वेट के बराबर में होगा,
एम इंटू जी के बराबर में होगा। लेकिन इस पॉइंट पे इसका वेट प्लस इसका वेट दोनों के बराबर में यहाँ पर टेंशन फोर्स होता। ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे आपने लिखा है यहाँ भी टी यहाँ भी टी, दिस मीन्स इस स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग बीच में है लगा हुआ है, जो मास और सीलिंग को कनेक्ट कर रहा है, उस स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। अगर मास नहीं है तो एम इंटू जी, एम जीरो है तो एम इंटू जी भी जीरो हो जाएगा। वेट जीरो, वेट जीरो तो इसका वेट जीरो, तो यहाँ भी टी तो यहाँ भी टी। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में बेटा, ठीक है। तो टेंशन फोर्स एक्ट्स अलोंग द रोप, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो टेंशन फोर्स के बारे में कुछ एक बातें याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। पहला, टेंशन फोर्स वही जो भी बताया, इफ a string is massless and there is no other masses connected with it, then T remains same. T remains same, यानी कि अगर मास नहीं है, टेंशन स्ट्रिंग का मास नहीं है और इस स्ट्रिंग के बीच में कोई दूसरा मास नहीं, मास कनेक्टेड नहीं है, दूसरा मास कनेक्टेड नहीं है, तो इसका जो टेंशन फोर्स होगा वो पूरा स्ट्रिंग में क्या होगा, सेम होगा। और कितना होगा, टी या T1 T0 जो मान लो आप, यानी टेंशन फोर्स सेम होगा, ठीक है। अगर स्ट्रिंग का मास नहीं है, स्ट्रिंग का मास नहीं है और स्ट्रिंग के बीच में कोई दूसरा मास नहीं है, यानी कि जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये रहा हमारा M1, इसको हमने एक रस्सी से बांध रखा है, ठीक है। अब यहां पे M2 इसको हमने इधर खींच रहा हूं इधर ए फोर्स से, ए फोर्स लगा रहा हूं इस पे, ठीक है। अब देखो इस पर ए फोर्स जब लगा रहा हूं तो यहाँ पे जो रस्सी है, ये भी एक रस्सी है, स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग पे जो लग रहा होगा फोर्स, ठीक है, और इस स्ट्रिंग पे जो लग रहा होगा फोर्स, क्योंकि स्ट्रिंग डिफरेंट है, क्योंकि बीच में मास आ गया, मास M1 आ गया, तो इन दोनों में लगने वाला टेंशन फोर्स भी डिफरेंट हो सकता है। आई डोंट नो, करेंगे आगे, ठीक है, कितना होगा वो करेंगे, बट डिफरेंट हो सकता है। स्ट्रिंग चेंज कैसे चेंज होगा, कोई मास आ गया तो चेंज, ठीक है। तो दोनों में टेंशन फोर्स भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, सेम भी हो सकती है, कैलकुलेशन में निर्भर करता है, बट हम ये डिफरेंट मान के चलेंगे, सेम कभी नहीं मानेंगे, ठीक है। इसको अगर T1 मानेंगे तो इसको T2 मानेंगे, T और T कभी नहीं मान सकते, ठीक है बेटा। इसको T1 तो इसको T2। तो टेंशन फोर्स के बारे में सबसे पहला यही पॉइंट है जो हमने लिखा, ठीक है। तो इसको नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। आप लोग नोट करें इसको, नोट कर लें बेटा, नोट कर लें आप लोग, नोट कर लें, ठीक है। इसको मैं रब करता हूं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, मैं रब करता हूं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं रब करता हूं, अब देखो टेंशन फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स सब हो गया, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या है बेटा, क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि बॉडी फ्री स्टेट में छोड़ दें हम, बॉडी को फ्री स्टेट में। देखो सुनो कैसे देखो सुनो, एक एम मास को हमने स्ट्रिंग से बांध रखा है, ठीक है। अब एम मास का हमें बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बनेगा, देखो हम यहाँ पे एम मास बना दिए, एम मास बना दी। अब एम मास पे जितने फोर्स लग रहे हैं, किस पे, एम मास पे, ध्यान देना, एम मास पे, एम मास के द्वारा नहीं, एम मास पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको विथ डायरेक्शन बनाना, किधर लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, वो क्या कहलाता है,
फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसमें एक तो mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, क्या लग रहा होगा बेटा, mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, m इंटू जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, वेट दैट इज इट्स वेट। और क्या लग रहा होगा, और क्या लग रहा होगा, और क्या लग रहा होगा, ऊपर की तरफ स्ट्रिंग, ऊपर में स्ट्रिंग बंधा हुआ है तो स्ट्रिंग में इसमें फोर्स लगा रहा होगा। कौन सा फोर्स लगा रहा होगा सर, टेंशन फोर्स, अभी हमने पढ़ा। ऊपर में क्या लग रहा होगा सर, टी लग रहा होगा। कहां लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। कहां लग रहा होगा, ऊपर, तो ऊपर में टी, नीचे में mg, ऊपर में टी, दो फोर्सेज लगा इस पे, ऊपर में टी, ऊपर में टी, नीचे में mg। तो ये क्या हुआ, इस m मास का क्या हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम। क्यों पढ़ रहे हैं, जब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे उसमें काम आएगा, ठीक है ना, इसलिए पढ़ रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो दूसरा का एग्जांपल लेते हैं, दूसरे का एग्जांपल, ये का एग्जांपल हुआ, दूसरे का एग्जांपल लेते हैं। ये रहा हमारा ब्लॉक, ये टेबल मान लो या कोई सरफेस है, ठीक है। इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, हमने इसमें एक ब्लॉक रखा है बेटा, जिसका मास है m। कितना मास है, m, ठीक है। अब ध्यान दें, सुने, इसमें एक और ब्लॉक है, चलो चलो अभी एक ब्लॉक करते हैं, फिर एक और ब्लॉक करेंगे, ठीक है ना। सुनो, इसमें m एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस m ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा बेटा, बताओ जरा फटाफट, बताएं जरा फटाफट, कौन कौन सा फोर्स लग रहा होंगे इस m ब्लॉक पे। एक तो mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, m इंटू जी, वो कौन सा फोर्स है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका वेट m इंटू जी, इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ। और क्या लग रहा होगा इस पे, और क्या लग रहा होगा सर, ये जो सरफेस है ना, टेबल का जो सरफेस है ना, वो ऊपर की तरफ इसमें क्या लगा रहा होगा सर, नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, जो हमने भी पढ़ा है। क्या लगा रहा होगा सर, नॉर्मल फोर्स। क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि ऊपर में एन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, एन। तो इसमें दो फोर्स, नीचे mg, ऊपर में एन। ये रहा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। क्या रहा बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम। एक थर्ड एग्जांपल देख लो, थर्ड एग्जांपल देखें, अभी और भी एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। देखो थर्ड एग्जांपल देखो, ये रहा हमारा टेबल, ये रहा मास m1, ये रहा मास m2, ठीक है, ये रहा मास m2, ठीक है, ये रहा मास m2, ठीक है। तो देखें, अब हमें m1 m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाना है बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम। किसकी बनाना है, सबसे पहले सर m2 की बनाना, ऊपर में है, छोटू सा है, उसको बना के निपटाओ पहले। चलो m2 बनाओ यहाँ पे सर, m2 बनाओ तो पहले सर, ये m2 रहा। अब m2 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे सर, बताओ बताओ, सोच के बताओ बेटा। इसका वेट, इसका वेट वो तो लगेगा ही लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो लगेगा ही लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स m इंटू जी। कितना, m2 इंटू जी, मास m2 है तो फोर्स कितना होगा, m2 इंटू जी। और क्या लग रहा होगा सर, और क्या लग रहा होगा, ये वाला जो सरफेस है, कौन सरफेस, m1 और m2 का ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस, क्या लगा रहा होगा इस पे, क्या लगा रहा होगा सर इस पे, नॉर्मल फोर्स। क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। इसका नाम आप कुछ भी दे दो, n1 या n2 कुछ भी दे दो, ठीक है। इसका नाम हम n2 दे देते हैं, या फिर कुछ भी दे दो, n1 दे दो, n1 ऊपर की तरफ, n1 नीचे की तरफ, m2 इंटू जी। ये रहा इसका m2 का फ्री बॉडी डायग्राम। अभी m1 की बना लो सर, m1 की बना लो, m1 की बना लो, ये रहा m1 m1 की बताओ फ्री बॉडी डायग्राम, बताओ बेटा। सिंपल, इसका वेट तो पहले लगा दो, वो तो रहेगा ही रहेगा। क्या होगा, m1 इंटू जी। और क्या होगा, और क्या होगा बताओ, और क्या होगा बताओ। ये जो m2 है उसका सरफेस m1 पे क्या लगा होगा, नॉर्मल फोर्स। क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। अब हमें बताओ, सुनो, यहां पे ध्यान देने वाली बात है। m1 m2 का सरफेस ये कांटेक्ट में है, ये सरफेस कांटेक्ट में है, m1 m2 का ये सरफेस कांटेक्ट में है, ठीक है। m1 m2 पे, यानी कि इस सरफेस m2 पे ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, लेकिन m1 पे कहां फोर्स लगाएगा, नीचे, क्योंकि ये जो ब्लॉक है m2 ये नीचे पुश करेगा ना m1 को, इसका सरफेस को नीचे पुश करेगा ना, नीचे पुश करेगा ना, तो उसको क्या, कौन सा नाम देंगे, नॉर्मल फोर्स तो नाम देंगे। तो क्या लगाएंगे हम, n1 ऊपर n1 नीचे भी n1, जितना नॉर्मल फोर्स ऊपर उतना नॉर्मल फोर्स नीचे, n1। और क्या लग रहा होगा सर, और क्या लग रहा होगा, और क्या लग रहा होगा बताओ, और क्या लग रहा होगा। यहाँ पे जो सरफेस ग्राउंड के टच में है, ये जो ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड का, ये टेबल का टच में है, तो टेबल भी इस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा,
ये जो ग्राउंड मान लो इसको, तो ग्राउंड भी इसमें नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। किधर लगा रहा होगा सर, किधर लगा रहा होगा बेटा बताओ, किधर लगा रहा होगा, ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। कहां लगा रहा होगा, ऊपर की तरफ, यानी कि इस पर एक ऊपर की तरफ लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, एन जी, ग्राउंड, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, जी का मतलब ग्राउंड, जी फॉर ग्राउंड, या टी फॉर टेबल लिख लो, एन टी या एन जी। हमने N1 यहाँ पे है, यहाँ पे N2 लिख लो, या फिर NG लिख लो, NT लिख लो, कुछ भी लिख लो, डिफरेंट लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे N1 है, यहाँ पे NG, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, हमें नहीं पता, हम इसको डिफरेंट मान के चलेंगे। अगर हो गए तो इसके सिचुएशन में डिपेंड करता है कब होंगे। कभी हो सकता है न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कभी N1 N2 इक्वल हो जाए किसी किसी केस में न्यूमेरिकल करते समय, लेकिन हम इसको डिफरेंट मान के चलेंगे। सरफेस डिफरेंस, सरफेस अलग अलग है तो नॉर्मल फोर्स भी अलग अलग होंगे, सरफेस अलग अलग है नॉर्मल फोर्स भी अलग अलग होंगे। ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई बेटा, नोट कर ले इसको, नोट कर ले, नोट कर ले। तीनों एग्जाम्पल बेहतरीन एग्जाम्पल है, और फिर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको नोट कर, नोट करें बेटा आप, नोट करें, नोट करें इसे। चलो अब रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं रब करता हूं और आगे बढ़ता हूं, ठीक है बेटा, रब करता हूं और आगे बढ़ता हूं, रब करता हूं और आगे बढ़ता हूं। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं सर, अभी जी नहीं भर रहा है, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। चलो M1 M2, M1 M2, ठीक है, दो मासेज हैं M1 और M2। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम आना है M1 का और M2 का। अब देखो ये बीच में जो है ना, बीच में जो ये है ना गोलाकार, इसको बोलते हैं पुली। क्या बोलते हैं, पुली। क्या बोलते हैं, पुली। क्या बोलते हैं बेटा, पुली, पुली, PULLEY। यहां पे देखो पुली इज massless and फ्रिक्शनलेस। पुली कैसा है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। पुली कैसा है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस। पुली कैसा है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस, ठीक है। अब सुनो, क्यों बता रहा हूं मैं, क्यों लिख रहा हूं ये लाइन, क्यों लिख रहा हूं, अभी का अभी बता दे रहा हूं। अगर पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस हो ना, अब देखो स्ट्रिंग तो सेम है, ये वाली स्ट्रिंग सेम है, ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर ऐसे आ गई, यानी कि स्ट्रिंग सेम है। जो स्ट्रिंग M1 को जोड़ रहा है वही स्ट्रिंग M2 को भी जोड़ रहा है। M1 M2 दोनों एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, स्ट्रिंग सेम है सर, स्ट्रिंग तो सेम है। अगर पुली फ्रिक्शनलेस है, पुली फ्रिक्शनलेस है और पुली का मास भी नहीं है, पुली का मास भी नहीं है, सुनना बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। पुली फ्रिक्शनलेस है और पुली का मास भी नहीं है, इस केस में टेंशन फोर्स जिधर जितना, और स्ट्रिंग भी मासलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस, स्ट्रिंग इज ऑल्सो मासलेस, स्ट्रिंग इज ऑल्सो मासलेस, ठीक है। स्ट्रिंग मासलेस है, ठीक है, स्ट्रिंग मासलेस है, पुली भी मासलेस है, पुली फ्रिक्शनलेस भी है। वैसे केस में अगर स्ट्रिंग सेम हो तो स्ट्रिंग की भी सेम है तो टेंशन फोर्स भी सेम होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, अगर स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, इनके स्ट्रिंग के पास मास है, या फिर पुली के पास मास है, या फिर पुली के पास फ्रिक्शन है, पुली और स्ट्रिंग के जो फ्रिक्शन है, तो हम टेंशन फोर्स, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स सेम नहीं होगा। आगे बात, यहां पर टेंशन फोर्स कुछ और होगा, यहां पर कुछ और होगा। आगे बात समझ में, समझ में आ गई। अगर स्ट्रिंग के पास मास हो तो भी टेंशन फोर्स बदल जाएगा, स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पे टेंशन फोर्स सेम नहीं होगा। अगर पुली के पास मास हो तो भी पुली के दोनों तरफ जो टेंशन फोर्स है वो सेम नहीं होगा। अगर पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन है फिर भी टेंशन फोर्स दोनों साइड में सेम नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो स्ट्रिंग भी मासलेस होना चाहिए, पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। वैसे केस में टेंशन क्या रहने वाला है, सेम टेंशन, देन T for tension, T stands for tension, tension will remain
सेम इन स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग, ठीक है बेटा। देन टी विल रिमेन सेम इन स्ट्रिंग, ध्यान दें। चलो अब हम एफवीडी बनाते हैं। एफवीडी क्या है, तो फ्री बॉडी डायग्राम। अब एफवीडी ही बोलेंगे हम, ठीक है, शॉर्ट में एफवीडी बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम एफवीडी। चलो इसके एफवीडी बनाते हैं। किसकी एफवीडी? M1 और M2 की। भाई यहीं पे बना देते हैं। M1 पे क्या लग रहा होगा सर? M1G, इसका वेट। और क्या लग रहा होगा? T लग रहा होगा ऊपर की तरफ, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में। स्ट्रिंग कहां पे? ऊपर की तरफ है, तो T कहां लग रहा होगा? ऊपर में। इस पे क्या लग रहा होगा? M2G। और इस पे T कहां लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला? पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग इज ऑल्सो मासलेस है। अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई ना हो किसी केस में, सपोज करो अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, तो क्या होगा सर? तो क्या होगा? यहां पे M1G, यहां पे T1, यहां पे M2G, यहां पे T2। टेंशन चेंज हो जाएगा। M1G T1, M2G T2, T1 T2। टेंशन विल बी चेंज। टेंशन सेम कब रहेगा? जब स्ट्रिंग मासलेस हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, पुली मासलेस हो। तीसरा कंडीशन, स्ट्रिंग और पुली के बीच में कोई मास ना, कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो। देन टी विल रिमेन सेम इन स्ट्रिंग। एवरीवेयर लिख लो यहां पे, एवरीवेयर, एवरीवेयर। समझ गए? तो ये रहा आपका, ठीक है, क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो करते हैं हम। छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि इस तरह क्वेश्चन हमने करा है अभी, इस तरह क्वेश्चन करा है, फिर भी कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, M1 M2 M3। इस पे फोर्स लग रहा है F। कौन सा फोर्स लग रहा है? F। अब हमें तीनों की एफवीडी बनाना है। क्या बनाना है? एफवीडी बनाना है। तीनों की एफवीडी बनाना है, M1 की, M2 की और M3 की। M1 M2 M3 तीनों की एफवीडी बनाना है, ठीक है। देखो बनाते हैं। सबसे पहले M1 की बनाते हैं हम। M1 की एफवीडी बनाते हैं। एक तो वेट लगा ही दो, वो तो सर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगर ग्रेविटेशन G है तो mg होगा, ठीक है। यहां पे नीचे में क्या होगा? M1 इंटू जी। मास M1 है, वेट कितना होगा? M1 इंटू जी। और क्या लग रहा होगा सर? हाँ, सरफेस और मास कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल फोर्स तो लग ही रहा होगा सर। क्या लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स। कौन सा नॉर्मल फोर्स? इसको नाम दो N1। क्या नाम देंगे? N1। क्या नाम देंगे? N1। तो N1 ऊपर की तरफ लग रहा होगा। और क्या लग रहा होगा? 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 इधर F लग रहा है, ये भी लगा दो। और क्या लग रहा होगा? M1 और M2 भी तो कांटेक्ट में है सर। सर M1 M2 भी कांटेक्ट में, जहां पे कांटेक्ट में है तो वहां पे क्या लगेगा? कांटेक्ट फोर्स। तो M1 M2 के बीच में भी क्या लगने वाला है सर? कांटेक्ट फोर्स। क्या लगने वाला है? कांटेक्ट फोर्स लगा दो। M2 इसमें किधर फोर्स लगाएगा? M1 जिधर उधर ही फोर्स लगाएगा, यानी कि इधर लगेगा। इसका नाम दो, क्या नाम देते हैं हम? क्या नाम दें? N1 डैश, N1 डैश। तो इधर लगेगा N1 डैश, ठीक है। अब समझ में? चार फोर्स लग गए इस पे। N1 ऊपर, M1G नीचे, F राइट में, N1 डैश लेफ्ट में, चार फोर्स लग गए, ठीक है। एबीडी। अब M2 की बनाओ, M2 की एबीडी बनाओ। सिमिलरली M2 की एबीडी बनाओ, M2 की एबीडी बनाओ। M2 में कौन कौन से फोर्स लेंगे सर? एक M2G तो लगा ही दो, वो तो सर लगा ही दो, उस वो तो भूलना ही नहीं है। और क्या लगेंगे? और क्या लगाएंगे सर? हाँ लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे बताता हूँ क्या लगाएंगे सर। M2 और जो सरफेस है टेबल का या फिर ग्राउंड का जो सरफेस है वो कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, हाँ या ना? लग रहा होगा सर। इस पॉइंट पे कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, इस पूरे पॉइंट पे कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। कितना लग रहा होगा? क्या N1 लग रहा होगा? क्या N1 लग रहा होगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है, आई डोंट नो, जरूरी है ही नहीं। क्यों जरूरी नहीं है सर? क्योंकि N1 का सरफेस और M2 का, M1 का सरफेस और M2 का सरफेस, M1 का सरफेस ये और M2 का सरफेस ये, दोनों अलग अलग सरफेस है। सरफेस अलग, नॉर्मल फोर्स अलग, बता रखा है। सरफेस अलग, नॉर्मल फोर्स अलग। तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा? N2। क्या लग रहा होगा? N2। तो ऊपर में क्या लगा देंगे हम? N2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? N2। और क्या लग रहा होगा सर? और क्या लग रहा होगा? और क्या लग रहा होगा? हाँ बताते हैं क्या लग रहा होगा, चलो देखते हैं।
सर M1 M2 कांटेक्ट में है, M1 M2 पे एक फोर्स लगा रहा है, कौन सा फोर्स? कांटेक्ट फोर्स। किधर लगा रहा होगा? M2 पर, M2 पर M1 के द्वारा कांटेक्ट फोर्स किधर लगेगा? राइट में लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगाएगा। M1 किधर फोर्स लगाएगा? आगे लगाएगा, इधर लगाएगा फोर्स, इधर लगा फोर्स लगाएगा। कितना? N1 डैश। M2 M1 में जितना फोर्स लगाएगा नॉर्मल फोर्स, उतना ही M1 भी M2 पे लगाएगा, क्योंकि दोनों का कांटेक्ट सेम है, दोनों का कांटेक्ट एरिया सेम है। यहाँ पे N1 डैश इधर लग रहा है, तो इधर भी N1 डैश, N1 डैश। ठीक है बट और बताएं, और बताएं, और कोई फोर्स लग रहा होगा? और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या? और कोई फोर्स लग रहा होगा? हाँ लग रहा होगा सर। M2 और M3 भी तो कांटेक्ट में है। हाँ है, तो लगाओ सर, नॉर्मल फोर्स लगाओ, कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगाओ। क्या किधर लगेगा? M2 पे किधर फोर्स लगेगा? इधर लगेगा सर, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा सर। इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम क्या देंगे सर? N2 डैश दे दो ना, N2 डैश दे दो ना। यहाँ पे N1 डैश नाम दे, इसके बीच का फोर्स का नाम N1 डैश है, तो इसके फोर्स के बीच का नाम क्या दे देंगे सर? N2 डैश दे दो। तो क्या होगा? N2 डैश। इस पे भी 4 फोर्स बन गया सर। हाँ बन गया सर। तो M3 की बनाओ, और कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब M3 की एबीडी बनाओ सर, M3 की एबीडी बनाओ सर। सर M3 की एबीडी बनाओ, ये रहा M3, इसकी एबीडी बनाते हैं। M3 इंटू जी नीचे की तरफ, वो तो लगा ही दो। M3 इंटू जी नीचे की तरफ, और क्या लग रहा होगा सर? और क्या लग रहा होगा? हाँ बताओ। M3 और ये ग्राउंड कांटेक्ट में है, क्या लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स। क्या लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स। किसके द्वारा? ग्राउंड के द्वारा। किसके द्वारा? ग्राउंड के द्वारा। कितना लग रहा होगा? N1 N2, यहाँ पे N3। फिर से कंफ्यूज मत होना, N2 मत लिख देना बेटा। M3 का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड से, वो M2 से अलग है, M1 से अलग है। तो यहाँ पे N1 N2, यहाँ पे N3, ऊपर में N3, ऊपर में N3। और क्या लग रहा होगा सर? M2 और M3 भी तो कांटेक्ट में, M2 और M3 भी तो कांटेक्ट में है, तो M2 M3 पे फोर्स लगा रहा होगा। किधर लगा रहा होगा? राइट में, इधर लगा रहा होगा, इधर लगा रहा होगा। कितना लगा रहा होगा? N2 डैश। M3 इधर लगा रहा है M2 डैश, तो M2 इधर लगाएगा N2 डैश, N2 डैश। इस पे 3 फोर्स हो गए। ठीक है बेटा, तो ये रहा हमारा एफबीडी। क्या रहा? एफबीडी। समझ गया ना? होपफुली समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो एफबीडी में आज इतना पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी अब कल करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। और इसको अच्छे से समझ लो। कभी समझ ना आया हो तो कमेंट करके मुझे पूछ लो, मैं बता दूंगा आपको। पूरे जो भी डाउट हो आपको पूछ लेना मुझसे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के पास में, ताकि और भी लोग देख पाएँ। ठीक है, ऑफकोर्स अच्छा लगा होगा तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों। ठीक है, ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले, और भी मैं अच्छे से पढ़ाऊँ, अच्छे कंटेंट सुनाऊँ, पढ़ाऊँ आपको बेहतर तरीके से। इसको नोट कर लें। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।